हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दो कंडीशन हमने सॉल्व किया था। आज जो हम जानने जा रहे हैं पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें से आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 3 का वीडियो हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने प्रतिबिंब को समाप्त किया, दर्पण को समाप्त किया, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें हमने कवर किया। आज जो हम जानने वाले हैं वो दर्पण से संबंधित परिभाषा जानेंगे, प्रतिबिंब बनने का नियम जानेंगे, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये सारे कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आसानी से आनंद ले सकते हैं। तो बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारा वीडियो ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे मत देखिए, आप पेन कॉपी के साथ बैठकर जरूर देखिए। जब आप पेन कॉपी के साथ बैठकर देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि नोट्स आपको कहीं अलग से प्रोवाइड हम अभी नहीं करा सकते हैं। आपको इसी को देख करके नोट्स बनाने होंगे और हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि नोट्स बनाने में कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। वो सारी चीज़ें हम खुद ही ब खुद लिख देते हैं। अगर आप हमारा पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ, अलग से हमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, यही खुद ब खुद नोट्स मिल जाया करता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर देखते हैं, फॉलो करते हैं, बढ़िया से आनंद लेते हैं तो पेन कॉपी के साथ बैठ करके देख कर आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो है दर्पण से संबंधित परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, दर्पण से संबंधित क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दर्पण से संबंधित सारी परिभाषाएं आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। देखिए, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो पहला नंबर दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या क्या जानना है ये समझिए। तो पहला नंबर हमें जाना है वक्रता केंद्र। क्या जानना है? वक्रता केंद्र क्या होता है ये चीज़ हम जानेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब बात को समझिए। मान लेते हैं हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसी में सारी परिभाषा हम समझ लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक गोलीय दर्पण है। तो अगर इस गोलीय दर्पण की हम बात करें तो इस गोलीय दर्पण को ऐसे ऐसे हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक वक्रता त्रिज्या आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर इसका एक केंद्र मिलेगा। ठीक है, तो इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे गोलीय दर्पण है तो इसका हमें क्या मिलेगा? एक केंद्र मिलता है। इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं बच्चा? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिभाषा आप पहले से याद रखेंगे कि जो भी गोलीय दर्पण होगा उसका जो केंद्र होता है उस केंद्र बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चा। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा में आप लिख लीजिए क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को, दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। एक एक परिभाषा आप लोग हमारे साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि जब तक आपको समझ लीजिए एक प्रकार का ये बेस है। अगर आप सारी परिभाषा नहीं जानते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, अगर सारी कंडीशन आपको नहीं पता है तो मान कर चलिए कहीं ना कहीं आपको समस्या उत्पन्न होगा इस पूरे प्रकाश लेसन को समझने में। यही समस्या नहीं उत्पन्न होगा जब आप अगली क्लास में अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कंसंट्रेशन होकर के आप सारी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। कोई परिभाषा कठिन नहीं है, सारी परिभाषाएं सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है पहला परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आगे चल करके भी समस्या, जैसे प्रतिबिंब बनने का नियम ही बताएंगे करते हैं। वक्रता केंद्र के बाद हम आएंगे वक्रता त्रिज्या। दूसरी परिभाषा हमारे पास क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब जाहिर सी बात है, अगर केंद्र है तो त्रिज्या भी होगा। तो त्रिज्या क्या होता है? जैसे ये है और ये परिध है तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही तो कहलाती है। तो क्या होता है कि कोई वृत्त है या कोई गोला है तो उसका एक त्रिज्या होता है। तो जो उसकी त्रिज्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोनों परिभाषा बहुत सेम, आसान है। तो क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण की त्रिज्या को, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा जो हम जानने वाले हैं वो है ध्रुव।
ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव का कंडीशन का तात्पर्य क्या है? परावर्तक तल से है, ठीक है। मान लेते हैं परावर्तक तल है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है, और परावर्तक तल का जो मध्यबिंदु होता है, मान लें गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल का क्या? मध्यबिंदु, वही हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक परावर्तक तल है, अब इधर से और इसका बीच वाला पार्ट यही तो होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ध्रुव कहते हैं। जहाँ पर जो पॉइंट है उसे आपको याद रखना है कि ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, मुख्य फोकस कहाँ होता है, त्रिज्या कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है? ध्रुव किसे कहते हैं? तो क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल। परावर्तक तल किसे कहते हैं? जिस पर प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। जिस पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। तो परावर्तक तल ये अंदर वाला सतह, ये परावर्तक तल है। और परावर्तक तल का जो मध्यबिंदु होता है, मध्यबिंदु, ये जो मध्यबिंदु होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ पाए, वही वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब क्या होता है? अगली परिभाषा जो हम जानेंगे, चौथी परिभाषा जानेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बच्चा? देखिए, ये है वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव। अगर वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर कोई रेखा जा रही है तो उसी को रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या बच्चा? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा सिंपल है, क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों जगह से होकर जा रही है उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। नहीं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद एक परिभाषा और है आपका, यहाँ पर होता है कि जब कोई प्रकाश किरणें से डाली जाती हैं तो प्रकाश का परावर्तन होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश किरणें अंदर की ओर जाएंगी तो किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी। तो जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी इसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो अगली परिभाषा जो हम जानने वाले हैं क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस जब प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी परावर्तन के बाद की घटना है, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। यानी परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर, देखिए मुख्य अक्ष ही तो है, यानी मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य जो फोकस हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट परिभाषा बना है, उसको हम डालेंगे। यानी देखिए, ये मुख्य है, फोकस है और ये ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी।
क्या होती है, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोकस दूरी, अगली परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं बच्चा, यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के तक की जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस दूरी कहलाएगा। सारी परिभाषा याद कर लीजिएगा अच्छे से समझ करके। अगर परिभाषा याद रहेगा तो आगे जो भी नियम कानून या तरीका पैटर्न जो भी बताया जाएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और डिटेल समझ में आएगा, आपको कोई समस्या होने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कैसे कहते हैं, क्या होता है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फोकस दूरी के बाद दो दूरियां और बचती हैं, एक वस्तु की दूरी और दूसरी प्रतिबिंब की दूरी। तो अगला जो परिभाषा है वो क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या होता है, मतलब क्या होता है, ध्रुव से, देखिए ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ए और बी एक वस्तु है, मतलब क्या है, दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय, ऐसे किससे, यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, वस्तु की दूरी कहते हैं। अगली परिभाषा है प्रतिबिंब की। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये एक परिभाषा और जान लेते हैं, यहाँ पर ले देते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो ये 4 हो गया, 5, 6 हो गया, ये 7वां परिभाषा था। 8वां परिभाषा यहाँ लिख देते हैं, फिर आपको परिभाषा समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम प्रतिबिंब बनने का नियम समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं ये जानेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम होते हैं वो जानेंगे। तो क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं बच्चा, तो मान लेते हैं कोई वस्तु रखा, उसका कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या होता है, ध्रुव, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो, उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ ध्रुव है और प्रतिबिंब इसका यहाँ कहीं बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं बन रहा है, ठीक है, या यहाँ कहीं बन रहा है, प्रतिबिंब कहीं पर भी बनेगा। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है, ऐसे करके प्रकाश किरणों को मिलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा बच्चा, जैसे मान लो ऐसे प्रकाश किरणें ऐसे आई, ऐसे काटी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, अभी का प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो हम नियम आपको बताएंगे। हम पिछले ही बताए थे कि प्रतिबिंब बनने का नियम हम समझ नहीं पाए, परिभाषा समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो और ध्रुव, उनके बीच की जो दूरी होती है, मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है और ध्रुव यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा। और इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। सबको समझ लीजिए कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है। तो ये सारी परिभाषा थी जो बेसिक परिभाषा थी, गोलीय दर्पण से संबंधित बहुत बेसिक परिभाषा थी जिसे जानना बहुत जरूरी था। इसके बिना आप कोई अभी नियम, कानून, तरीका, पैटर्न ना समझ पाते। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। फिर चलिए देखते हैं प्रतिबिंब खींचने का नियम, कि प्रतिबिंब खींचने के लिए कितने नियम है या प्रतिबिंब बनने के लिए कितने नियम है वो हम जानते हैं। ठीक है, फिर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा वो हम प्रतिबिंब बना करके एक एक स्टेप आपको समझाएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत विस्तार से बताने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट्स कर लीजिए और इसको आप तैयार भी कर लीजिएगा अच्छे से, कि मतलब क्या होता है, जैसे वक्रता केंद्र कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, आपका ध्रुव कहाँ होता है, मुख अक्ष कहाँ होता है, मुख फोकस कहाँ होता है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन जो हम देखते हैं वो प्रतिबिंब खींचने का नियम या प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। क्या है? प्रतिबिंब खींचने का नियम, प्रतिबिंब खींचने का नियम, यानी प्रतिबिंब आपको किस प्रकार से खींचना है उसके पास हमारे पास क्या है, नियम है, प्रतिबिंब खींचने के नियम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, अगर इसको आप समझ गए तो सारा कंडीशन आपके हाथ में है। ठीक है, प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम होते हैं, तो पहला नंबर समझिए, प्रतिबिंब खींचने के बच्चा 3 नियम होते हैं, जिसमें से 2 नियमों का प्रयोग करके हमेशा प्रतिबिंब बनाया जाता है। प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, जिनमें से 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है ये समझते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब, देखिए बहुत स्पीड से हमें विज्ञान नहीं पढ़ना है, पहले ये समझिए, हमें उतना ही पढ़ना है जितनी बात समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फट बताते चले जाएं, आपके कुछ पल्ले ही ना पड़े। तो हम बहुत स्लोली पढ़ाते हैं, ये आपने देखा होगा, हमारा 2-3 वीडियो देखा होगा तो आपको लगा होगा कि सर जी बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो हाँ, ये बात रियल है, क्योंकि हमने बताया है, स्टार्टिंग में हमने बताया है कि हम आपको केवल सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे बच्चा, कि आप सिलेबस पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, पास हो जाइए। यहाँ समझने का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप आगे किसी कंपटीशन में जाएं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें या अगली क्लास में जाएं तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना, ऐसा ना लगे कि हमने हाई स्कूल पढ़ा ही नहीं है, इंटर में आ गए हैं, ऐसा ना लगे कि आप कहाँ कंपटीशन में घुस गए कुछ भी ना पढ़े ही। तो हम वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए बताएंगे कि जहाँ पर आपको या इस क्लास में तो दिक्कत हो ही ना, आने वाले समय में भी दिक्कत ना हो। इसलिए हमको भाई ये पढ़ाने में समय लगेगा कि हम एग्जाम्पल देंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे, तब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप उबिएगा नहीं, जो भी सर जी पढ़ा रहे हैं विश्वास करते आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जब आप पूरा लेसन एक बार ख़त्म करोगे ना, जब हम सेकेंड लेसन को स्टार्ट करेंगे फिर आप नहीं उबोगे। पहले लेसन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इस पहले लेसन में अगर आप हमारा पूरा लेसन पढ़ ले गए तो फिर आगे समस्या आपको नहीं आएगा, आपको मज़ा आने लगेगा कि वाह क्या यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ मिलता है, तब आपको एहसास होगा। ठीक है, चलिए प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है बच्चा, और हमारे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, जिनमें से 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से हमेशा 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है, 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। अभी आप समझ जाएंगे कैसे 2 नियम प्रयोग किए जाते हैं। पहले तीनों नियम आपको पता होना चाहिए कि तीनों नियम एक्चुअली हैं क्या। ये मार्कस कुछ हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। चलिए पहला नियम क्या है, तो पहला नियम ये बच्चा है। ठीक है, पहला नियम क्या है कि देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, एक ही दर्पण में हम समझाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ एक ही दर्पण में समझाता नहीं है, या चाहे अलग अलग समझ लीजिए, सबसे बेटर है, एक ही में बस समझिए। ये मान लेते हैं गोली हमारे पास दर्पण, पहला नियम समझाने जा रहे हैं। और कौन सा दर्पण है बच्चा, आप लोग देख कर जान ही गए होंगे, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। अभी हमने सारे परिभाषा आपको बताया कि मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा बिंदु है, तो यहाँ वक्रता केंद्र सी होता है, यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है, एफ होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव पी होता है। सारी परिभाषा भी हमने क्लियर किया। हमने कहा था कि अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आपको कन्फ्यूजन। तो पहला क्या था, वक्रता केंद्र था, फिर ध्रुव था, फिर क्या था, मुख फोकस था और मुख अक्ष था। ये कंडीशन था ना, तो इस पॉइंट को हमेशा जानना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आ रही है, वो समांतर है। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, कहाँ पर आ रही हैं, दर्पण पर आ रही हैं, और कैसी हैं, मुख अक्ष के समांतर है। तब एक नियम ये है। ठीक है, एक नियम क्या रखना है आपको कि अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं, ठीक है, मुख अक्ष की कैसी आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, तो जब इनका परावर्तन होगा तो ये मुख फोकस से ही होकर जाएंगी। ये बात हमेशा कन्फर्म रखिएगा। ठीक है, यही नियम है कि कोई प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएंगी, मुख फोकस से होकर ही जाएंगी। ठीक है, बात समझे। मान लेते हैं ऐसे कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं ऐसे, ठीक है, तो ये भी तो मुख अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से होकर जाएंगी, तो बच्चा ये परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, बात समझे ना, कि कोई भी प्रकाश किरण, चाहे प्रकाश किरण ये ऐसे अगर आ रहे
रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ रही हैं तो टकराएंगे, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगे बच्चा, तो ये मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये आपका नियम है। क्या है? नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है बच्चा, कैसी हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, यही पहला नियम है। तो हम इसी नियम को लिखते, क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ना, ये रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। और जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो सब कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से? नहीं, इसी बिंदु से होकर जाएंगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, पहला नियम ये है, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। तो पहला नियम आपको समझ में आ भी गया होगा। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। दूसरा नियम हम समझेंगे। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं तब क्या होगा। ये जैसे हमारा पहला नियम था, इसको अलग कर देते हैं। दूसरा चित्र बनाएंगे, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, इसको हमेशा खींच दिया करेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है? सेंटर होता है, सी होता है। यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है? पी होता है, नहीं ध्रुव होता है। ये चीज़ हमने, अगर कोई प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं, ऐसे मान लीजिए वक्रता केंद्र से होकर आ रही हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तो अगर कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आएंगी। ये नियम है। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। मान लेते कोई प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं तब भी वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, तो क्या होगा? अगर ऐसे जा रही हैं तो टकराएंगे, टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आएंगी। मतलब कैसे भी करके जाएंगी, अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। ये नियम नंबर 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चा? दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर, याद कर लीजिएगा, कंठस्थ में एकदम बैठा लीजिएगा कि यही नियम है। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा कि ये होता है तो होता है तो होता है, ये याद कीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर ये होता है तो होता है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। मतलब जिस पथ से गई हैं उसी पथ से वापस लौट आएंगी। मतलब जिस पथ से गई हैं उसी पथ से वापस लौट आएंगी, ये कंडीशन आ गया। उसी पथ पर वापस लौट आती हैं। ये हमारा 2 नियम हो गया। दूसरा नियम हम समझ गए। दूसरा नियम है, ये खींचेंगे। तीसरा नियम क्या है बच्चा? तीसरा नियम फिर हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका दूसरा नियम था, डब्बे में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? अगर मान लें हमारे पास कोई दर्पण है इस प्रकार से, अवतल दर्पण है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है? तो यहाँ सी होता है। यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव पी होता है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, मतलब इस बिंदु से होकर ना जाएं, इस बिंदु से होकर जाएं, तब क्या होगा? तो अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, ठीक है, ऐसे करके मुख्य फोकस से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इसी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे मतलब जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, परावर्तन हो तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही हैं, ऐसे करके मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, ऐसे करके गई, ठीक है, ऐसे गई तो मुख्य फोकस से होकर जाए, अब क्या हो जाएगा? ये भी समांतर हो जाएंगे इससे, ठीक है। अगर कोई प्रकाश किरण इधर से होकर जा रही है मुख्य फोकस पर, देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं, अगर ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, तो परावर्तन जैसे होगा तैसे क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। मतलब इसी के जस्ट क्या हो जाएंगी? ये समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो चाहे जितनी किरणें, चाहे जो भी किरणें अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं तो सारी प्रकाश किरणें टकराने के बाद कब लौटेंगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी समांतर होकर के लौटेंगी। ये तीसरा नियम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे तीसरे नियम में? फिगर समझिएगा, ठीक है। तो क्या समझेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें
साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा भैया। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास 3 नियम थे। तीनों नियम को हमने अच्छे से जाना और अच्छे से समझा भी। ठीक है, पहला नियम क्या था? प्रतिबिंब खींचने का नियम। ठीक है, प्रतिबिंब खींचने के नियम में पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के सामांतर है तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अगर वो कर्ता केंद्र से जा रही है तो उसी पथ पर आप लौट आएंगी, और अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष के क्या जाएंगी? समांतर। मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा। मुख्य फोकस से होकर अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो मुख्य फोकस से जाएगा, और मुख्य फोकस से अगर जा रहा है तो समांतर हो जाएगा। मतलब इसी पहले नियम का क्या है? ये उल्टा नियम है, तीसरा नियम। ठीक है, तो ये रहा हमारा। हम आज जान पाए क्या क्या? 2 चीज़ें। अब हमें जो अगला जानना है वो प्रतिबिंब बनने का नियम जानना है कि अवतल दर्पण अगर है और कोई वस्तु किसी पॉइंट पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस प्रकार बनेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी प्रतिबिंब बनने का नियम समझेंगे। ठीक है, जब नियम समझेंगे फिर वो कर्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में हम आपको संबंध भी समझेंगे। मतलब सारी चीज़ें डिटेल्स आपको जो है समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।